So students, today we have to start the new book, part A of economics. Book name is Statistics. Okay, part A, Statistics. In your syllabus here, total 13 chapter is here. Chapter number 1 is Introduction. Chapter 2, Collection of Data. And chapter 3 is Census and Sample Survey. Chapter 4 is Organization of Data. Organization और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा सेम थिंग इज देयर. ऑर्गेनाइजेशन भी है चैप्टर का नाम और कई बुक्स में आपको क्लासिफिकेशन भी मिलेगा. क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. एंड चैप्टर नंबर 5 इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. प्रेजेंटेशन of data. Chapter number 6, 7, 8. 3 chapters are also part of presentation of data. इसी का पार्ट है. कई रिफ्रेशर्स के अंदर 2 पार्ट में ही बता दिया जाता है, कई रिफ्रेशर में 3 पार्ट में और कई में 4 पार्ट में. एक ही टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. स्टैटिक्स का मतलब होता है व्हेन वी हैव टू प्रेजेंट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द टर्म ऑफ न्यूमेरिकल वे. हम किसी भी इंफॉर्मेशन को जब एक नंबरिंग फॉर्म में न्यूमेरिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है और उस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं. मैंने उन बच्चों का नाम लिखा, राम, श्याम, मोहन. ठीक है, अब उन बच्चों का मैं नाम लिखती जा रही हूँ और रिकॉर्ड मेंटेन करती जा रही हूँ. तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैटिक्स. इसमें कहीं भी नंबर नहीं आया है. ये एज इट इज एक पैराग्राफ है. नंबर में लाने के लिए मुझे क्या करना रहेगा? ऐसे लिखना रहेगा कि कितने स्टूडेंट हैं, रो और कॉलम बनानी पड़ेगी. नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर क्लास, फिर सब्जेक्ट, फिर कॉलम बनाया, फिर उसको नंबरिंग फॉर्म में लेकर आई हूँ मैं. ठीक है, फिर मैंने लिखा राम, मोहन, सोहन, श्याम. तो अब ये क्या बन गया? स्टैटिस्टिक्स बन गया. इसका मतलब when we have to present any kind of data or information in the form of numbering form, numerical way, that is known as statistics. अब बात हम करते हैं इसके चैप्टर्स की. तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आपके इस चैप्टर का नाम है. इसी के पार्ट रहेंगे. जैसे एक पार्ट में आपके आ गया टेबुलर प्रेजेंटेशन, जिसपे पूरा चैप्टर है. एक पार्ट में आपके आ जाएगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और एक पार्ट में आपके आ जाएगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बाद में आपके पास में आ जाएगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. तो इस तरीके से आपके चैप्टर्स के नेम हैं. फिर आपकी जो स्टैटिक्स का न्यूमेरिकल पोर्शन है वो स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 9 से, जो हम आज पढ़ेंगे और आज से शुरू करेंगे. तो डोंट बी कंफ्यूज मत होना. ये पूरा थ्योरी है, ठीक है, और पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है. अगर मैं इसको आपको एज इट इज अभी पढ़ाती हूँ तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो या हो सकता है आप थोड़ा सा बोर हो, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल चलेगा. अब मैथ्स है और मैथ्स सब्जेक्ट को अगर आपको थ्योरी में पढ़ाया जाएगा तो आपको कैसा फील होगा, और मैथ्स की डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे तो आपको कहाँ ज्यादा इंटरेस्ट आएगा? ऑब्वियसली न्यूमेरिकल में आएगा. तो उसी वे में मैं आपको डायरेक्टली चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी हमारे पास लास्ट में जितना टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फ्लक्चुएट कर लेंगे और पढ़ लेंगे. अब चैप्टर नंबर 9 क्या आता है? चैप्टर नंबर 9 आपका आता है सेंट्रल टेंडेंसी.
सेंट्रल टेंडेंसी आता है। इस सेंट्रल टेंडेंसी के 2 पार्ट है, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें तो आपके पास में है मीन, जो आपने पहले भी सुना भी है, और 10th के अंदर थोड़ा बहुत इसका पोर्शन आता भी है और काफी सारा आपको इसमें आता होगा। और सेंट्रल टेंडेंसी 10 चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं मीडियन एंड मोड। तो 9 और 10 चैप्टर जो है यहाँ से पूरे न्यूमेरिकल स्टार्ट है आपके। पहले मीन की न्यूमेरिकल हम करेंगे, फिर मीडियन करेंगे, फिर मोड करेंगे। जो चीजें यहाँ पर आएगी थ्योरी में उसको मैं आपको आज ही काफी सारा समझा दूंगी, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी समझने के लिए। फिर थ्योरी पोर्शन रहेगा उसको हम एज इट इज पढ़ लेंगे। अब बात यहाँ हम करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड की। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ेंगे मीडियन एंड मोड, सेंट्रल टेंडेंसी का ही सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मीन। अब चैप्टर नंबर 11 जो आता है हमारे पास में, तो चैप्टर नंबर 11 आता है डिस्पर्जन। ये थोड़ा सा नया पोर्शन है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद में आपके पास में आता है कोरिलेशन। ये एक चैप्टर है, और ये 13 जो है इंडेक्स नंबर। तो ये बेटा आपका स्टैटिक्स का सिलेबस है जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। और अगेन आई रिपीट, ये कंफ्यूज नहीं होना, मैंने फर्स्ट टू 8 चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया है। इसीलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है और इसको हम बाद में भी देख सकते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको वैसे ही प्रैक्टिकली समझा दूंगी, और डायरेक्टली मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन करवा रही हूँ, इसलिए पहले मैं आपको ये वाला पोर्शन करवा रही हूँ। पहले 5 चैप्टर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 से हमने स्टार्ट करा है, और चैप्टर नंबर 9 में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, मीन को पढ़ रहे हैं। ओके, क्लियर? देन नाउ लेट्स वी हैव टू स्टार्ट our chapter number 9. We have to start the chapter number 9, central tendency, and first we have to discuss here mean. mean क्या होता है? अब उससे पहले एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। वहां पे लिखा था टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। कोई टफ पोर्शन नहीं है, कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। Tabular presentation, when we have to present any kind of information in the tabular way, that is known as tabular presentation. And when we have to present the tabular form into the diagrammatic way, that is known as diagrammatic presentation. जैसे मैंने आपको ये लिखा कि suppose price and quantity, ठीक है? There is a inverse relationship between the price and quantity demand. If the price is ₹2, then quantity demand will 10. अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट की 2 रुपीज है तो हम उसकी कितनी यूनिट्स खरीदते हैं, 10 यूनिट्स खरीदते हैं। अगर प्राइस बढ़कर वहां पे 10 हो गई तो ऑब्वियसली अब वो चीज कॉस्टली हो गई, महंगी हो गई, और अब हम उसे क्या करेंगे, बहुत ही कम खरीदेंगे। कम खरीदने के लिए सपोज हमने उसको 5 यूनिट खरीदा, ठीक है? अब ये नंबरिंग फॉर्म में आ गया, डिजिट आ गई, इसमें हेडिंग आ गई, ठीक है? टेबल बन गई। अब ये टेबल बन गई तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलेंगे। इसको हम डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट कर देंगे, दैट इज नॉन एज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। देन फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, इन द सेकंड वे कलेक्शन ऑफ डाटा, हमने डाटा को कलेक्ट करा, और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, हमने उसको क्लासिफाइड करा। प्राइस वाले कॉलम में प्राइस आई है, क्वांटिटी वाले कॉलम में क्वांटिटी आई है। दिस इज द क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजिंग डाटा, एंड इन द टेबुलर फॉर्म इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, देन आफ्टर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, when the price is ₹2, we have to quantity demand 10 units, and when the price is rises and reaches the ₹10, that time we have to purchase the only 5 unit, Q1. It means there is downward sloping, it means inverse relationship between the price and quantity. It means
इट शोज द इजी इन द इजी वे। फर्स्ट मैंने अगर इस बात को मैं इस वे में लिखती कि 1-2 रुपए की किसी चीज की प्राइस है, उसको हम खरीदते हैं तो हम उसकी 10 यूनिट खरीदते हैं। जब उसकी प्राइस बढ़कर 10 रुपए हो जाती है तो हम उसकी 5 यूनिट खरीदते हैं। तो ये बहुत ही कंफ्लिक्ट होता जब इसमें आपसे कहा जाता है इसमें प्राइस ढूंढिए और क्वांटिटी ढूंढिए, तो आपको पूरा पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ना पड़ता। ठीक है ना, इसको हमने इजी वे में लाने के लिए इस वे में कर दिया। आपको फटाफट प्राइस दिख गई, आपको फटाफट क्वांटिटी दिख गई। आपसे जब भी पूछा गया बताइए 2 रुपए प्राइस थी तो कितनी क्वांटिटी खरीदी गई, आपने फटाफट देख के बता दिया 10 रुपीज खरीदी गई। ठीक है, इसको और इजी में रखने के लिए हम किस पर लेकर आ गए, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे हम कैसे लेकर आ गए कि हमें पता चल गया कि अगर महंगी होती है चीजें तो हम उसे कम खरीदते हैं, तो हमने उसको एनालाइज कर लिया, कंक्लूजन उसका निकाल लिया कि प्राइस की महंगी होने पे हम उसे कम खरीदते हैं और वो डाउनवर्ड में जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग चैप्टर में अलग अलग डिस्कशन है। थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया। अब वापस से मैं कुछ जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे वो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना है, क्योंकि अगर यहाँ काम गड़बड़ हो गया तो आपको आगे नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। अब समझने वाली चीज क्या है जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन में मैं आज आपको जो बता रही हूँ वो क्या है, टाइप्स ऑफ टेबल। सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ टेबल पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए इजी वे में मैं आपको बताती हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेबल। फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, second is discrete series, and third is continuous series. There are 3 type of series. ये चीज अभी समझाई जा रही है, सिखाई जा रही है, लेकिन बाद में जब न्यूमेरिकल आएगा तो डायरेक्टली इन सीरीज में आएगा और हमें इन सीरीज में से डायरेक्टली वहां पे आपको फॉर्मूला वहां पे पुट करना रहेगा और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। इसलिए बार बार आपको सीरीज के बारे में नहीं बताया जाएगा, यहीं पे आपको समझना है। इंडिविजुअल सीरीज, कोई भी हमने एक क्लास की इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है, आप खुद जस्टिफाई करोगे कि कौन सी सीरीज में आपको न्यूमेरिकल गिवन है। अब आपने उसको जस्टिफाई करा, अगर वो क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज में गिवन है तो आपको डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन आपको कंटिन्यूअस सीरीज में गिवन है तो आपको कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए आपको खुद ही वहां पे पहचानना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल आपको कौन सी सीरीज में गिवन है। तो आपको ये इजीली, ये वाली सीरीज तो इजीली पहचान में आ जाएगी। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तो आप समझ लीजिए, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब कैसे आप पहचानेंगे इंडिविजुअल सीरीज, जैसे आपने किसी क्लास में सपोज हमने कोई रिकॉर्ड मेंटेन करा, नेम ऑफ स्टूडेंट्स हमने ले ली, वहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स हमने वहां पे लिए, एक क्लास का हमने रिकॉर्ड मेंटेन करा। अब नेम ऑफ स्टूडेंट्स हमने ले ली, हो सकता है वहां पे सिंगल नेम हमें गिवन हो, जैसे राम, मोहन, सोहन, ठीक है। इस तरीके से हमें बहुत सारे A B C D E F G H I बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम हमें यहाँ पे गिवन है। अब ये कौन सी सीरीज है, इट इज ए इंडिविजुअल सीरीज। कौन सी सीरीज है ये, इंडिविजुअल सीरीज। कैसे पता चला इंडिविजुअल सीरीज है, पहली बात तो इसमें सिर्फ नेम ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताओ कितने स्टूडेंट है तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 स्टूडेंट्स है। आप मुझे बोलोगे मैडम ये तो 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, आपको काउंट करना पड़ रहा है, या आपको इसमें सीरियल नंबर गिवन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब भी आपसे पूछा जाएगा बताइए कितने स्टूडेंट हैं, तब भी आप ये बोलेंगे कि इसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब ये 10 स्टूडेंट्स आपको कहाँ से पता चल रहा है? इस लाइन को देख के पता चल रहा है, काउंट करके पता चल रहा है। तो कौन सी सीरीज हो गई है? इंडिविजुअल सीरीज। अब मान लीजिए हमने इनके मार्क्स का रिकॉर्ड बनाया है यहाँ पे, क्योंकि स्टैटिक्स है ना, टेबल बनाई है हमने, मार्क्स का रिकॉर्ड है। और सपोज मान लीजिए इकोनॉमिक्स में इनके मार्क्स यहाँ पे गिवन है। अब इकोनॉमिक्स की लिस्ट है और ये आउट ऑफ 10 इनके मार्क्स यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे मार्क्स आ गए 7, 8, 9, 3, 4, 2, 1, 0, 1, 2, ये इनके मार्क्स है आउट ऑफ 10। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी सीरीज हो गई? इंडिविजुअल सीरीज हो गई। इंडिविजुअल सीरीज कैसे हो गई? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जो गिवन है वो क्या है? सिर्फ मार्क्स गिवन है, ठीक है ना, और नेम गिवन है। अब इसी को मैं अगर डिस्क्रीट सीरीज में लेकर आती हूँ, ठीक है, अब मैं इसको डिस्क्रीट सीरीज में लेकर आती हूँ, तो मैंने क्या करा, जो x की वैल्यू थी, ये क्या होता है, जो मार्क्स, हाइट, इनकम, वेजेस, ऐसा हमारे को गिवन होता है, किसी के रिगार्डिंग पता होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? x से डिनोट करते हैं, x से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको, ये तो हो गई इंडिविजुअल सीरीज। अब इसी को मैं आपको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके बताती हूँ, तो आप खुद यहाँ पे जस्टिफाई कर पाओगे कि कौन सी इंडिविजुअल है और कौन सी डिस्क्रीट है। अब देखिए डिस्क्रीट सीरीज के लिए मार्क्स कितने हैं? मार्क्स को किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? x से। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए यहीं पे बताती हूँ। स्टूडेंट्स हो गए, रोल नंबर हमने दे दिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रोल नंबर हो सकते हैं, सीरियल नंबर हो सकते हैं, नेम हो सकता है, ABCD हो सकता है। ठीक है, कौन सी सीरीज है ये? इंडिविजुअल सीरीज है। अब देखिए इसको मैं डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर रही हूँ। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने यहाँ पे मार्क्स लिए, ठीक है, यहाँ पे हम मार्क्स ले लेते हैं, चलिए ऐसे ही ले लेते हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे सबसे लोअर डिजिट ली 1, इसके बाद में उससे ज्यादा मेरे पास में 2 है, ठीक है, उसके बाद में मेरे पास में 3 भी है, ठीक है, फिर 4 भी है, 4 है मेरे पास में, ये 9 है, ठीक है, 4 है, 4 के बाद 5 नहीं है मेरे पास इसमें, ठीक है, 6 भी मेरे पास में नहीं है, 7 है, 8 है उसमें मेरे पास में, 8 भी है, 9 भी है और 10 नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास में सिर्फ यहाँ पे मैंने मार्क्स देखा, यही मार्क्स आए हुए हैं बच्चों। ठीक है, ये भी x की वैल्यू थी, ये भी x है, क्योंकि ये भी मार्क्स ही थे और ये भी क्या है? मार्क्स ही है। ठीक है ना। अब मैंने इसको रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ। ये कौन सी सीरीज थी? इंडिविजुअल। सीरियल नंबर भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है, राम मोहन सोहन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन हमारे ये काम का है ही नहीं। काम का तो क्या है? ये चीज है x जो हमें अलग से गिवन है। अब यहाँ पे हमने इसको डिस्क्रीट सीरीज बता रही हूँ मैं, अभी डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं। x ये वाले मार्क्स मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये तो बात थी 10 स्टूडेंट्स की, मान लीजिए एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, या मान लीजिए बहुत बड़ी कोचिंग की क्लास है और वहाँ 300 स्टूडेंट्स है, तो मुझे इतने लंबा नाम लिखने के लिए पता नहीं कितना स्पेस चाहिए, ठीक है ना। 300 स्टूडेंट्स के नाम लिखने के लिए उसको मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में यहाँ पे कर रही हूँ। शॉर्ट में करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, x की वैल्यू को यहाँ पे लिया है। x की वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, x की वैल्यू को मैंने यहाँ पे इसको इस वे में अरेंज कर दिया। इस वे में अरेंज करने के बाद में